हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. Once again, I am here to present our interesting topic, that is Kepler's law of planetary motion. This is class 9 physics, chapter gravitation. So बच्चों, in this chapter, we'll learn about the Kepler's law, also exploring the universal gravitation, acceleration due to gravity, and free fall concept. So let's get started. So, first of all, we understand who has given the planetary laws and what are the planetary orbits. Before Sir Isaac Newton formulated the law of gravitation, Johannes Kepler proposed the fundamental empirical laws governing planetary motion based on the Tycho Brahe's observations. So, according to Kepler's first law, this is also called as the law of orbits. So here you can see the earth is revolving around its sun around a fixed orbit. This is the orbit of the earth. And the statement says that the orbit of a planet is an ellipse with the sun located at one of two foci. मीन्स जो भी प्लैनेट है उसका जो ऑर्बिट होगा वो एक इलिप्स होगा सन के साथ में, जो कि उन दोनों की फोकी पर स्थित होगा. एंड इलिप्स हैज टू फोकल पॉइंट्स, और जो सन होगा दैट इज रेजिडेंट एट वन ऑफ द फोकी व्हाइल अदर फोकस रिमेन्स एम्प्टी स्पेस. और एक तरफ इसमें स्पेस एम्प्टी रहेगा, एक तरफ स्पेस कम रहेगा. तो नेक्स्ट टर्न वी हैव कम अक्रॉस दिस पेरिहेलिन. दिस इज द पॉइंट इन द ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द सन. तो ये वो पॉइंट है जिस तरफ ऑर्बिट सन के पास में है, तो इधर वाला हो जाएगा. एफिलिन, ये पॉइंट है ऑर्बिट में जो सन से दूर होगा, तो ये वाला पॉइंट इधर सबसे दूर है, इस द एफिलिन पॉइंट. Now discuss about the second law of Kepler's, that is also called as the law of area. So the law says this is also the law of equal area. So the line the joining a planet and the sun sweeps out the equal area in equal interval of time. तो इस तरीके से अगर सन है तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है. प्लैनेट मूव करता है फास्टर व्हेन क्लोजेस्ट टू द सन. तो जब सन के पास में प्लैनेट आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, मतलब पेरिहेलिन के पास. एंड प्लैनेट मूव स्लोअर जब ये सन से दूर जाता है, मतलब एफिलिन पॉइंट पे जब जाता है. ये लॉ दिखाता है दैट द ऑर्बिटल स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म अलोंग द इलेक्ट्रिकल पाथ. कि जो ऑर्बिटल स्पीड है वो एक नॉन यूनिफॉर्म होती है जब एक इलेक्ट्रिकल पाथ में प्लैनेट होता है. तो दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ एरिया. नाउ डिस्कस अबाउट द थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ पीरियड. इसको कहा जाता है लॉ ऑफ पीरियड. तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस दैट इज आर ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल टाइम पीरियड टी. या आर इज क्यूब बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट. वी हैव दिस एक्सप्रेशन. फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? आर यहाँ पे मीन रेडियस है, मीन्स डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट है फ्रॉम द सन, एंड टी इज टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन अराउंड द सन. प्लैनेट्स आर farther away from the sun
takes significantly longer time to complete one revolution than planet closer to the sun. सन के पास में उनको कम समय लगता है रेवोल्यूशन में, और जो दूर है उनको ज्यादा समय लगता है. लंबा रेवोल्यूशन टाइम होता है, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन. नाउ न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है कि हाउ न्यूटन्स यूज केपलर्स थर्ड लॉ. उन्होंने न्यूटन ने केपलर के थर्ड लॉ किस तरीके से इस्तेमाल किया. तो हम एज्यूम करते हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस r का और इसकी वेलोसिटी v है. सेंट्रिपिटल फोर्स जो प्लैनेट पे लगेगा वो r इक्वल टू mv स्क्वायर बाई टी है, जहां पर स्पीड है v इक्वल टू पाई r बाई टी. v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके r बाई टी स्क्वायर के. तो इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंट किस पे है, ये r स्क्वायर डिपेंडेंट है. तो r f इक्वल प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर r क्यूब एंड टी स्क्वायर. के प्लस थर्ड लॉ के हिसाब से r क्यूब टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो उन्होंने क्या निकाला न्यूटन ने कि f इक्वल टू होता है r अपॉन r स्क्वायर. अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि ग्रेविटेशन लॉ क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को विद अ फोर्स जो कि प्रोपोर्शनल है उनके मासेस के प्रोडक्ट के बराबर. तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इनटू स्मॉल l m. इनवर्स स्क्वायर रिलेशन क्या है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. तो F is inversely proportional to 1 upon d square. When combine these two equations, we have the equations F equal to capital G M capital small m over d square. So this is the gravitational force acting on the object from their centers, and values of G is here. Newton's third law on gravitation क्या कहता है. तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस मींस टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो अर्थ जब किसी द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड विद फोर्स F, द एपल्स पुल्स अर्थ अपवर्ड विद द सेम बट एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. Gravitational force forms an action reaction pair. So why doesn't earth move toward the apple? According to Newton's second law of motion, because mass of the apple is very tiny. जब मास बहुत कम है तो acceleration easily observable. फोर्स जो है एक्सेलरेशन के फॉर्म में दिखेगा. तो मास ऑफ जो अर्थ है बिकॉज 6 × 10⁻⁴ kg एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से उसका जो एक्सेलरेशन दिखता है वो नेग्लिजिबल या अननोटिसेबल रहता है. नाउ ग्रेविटेशनल फ्री फॉल. व्हाट इज फ्री फॉल? तो व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ solely under the influence of the gravity, earth gravitational pull, without any air resistance, it's said to be free fall, and direction of the motion remains downward toward the earth's center. And velocity continues increases as it falls. और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड होगा जब बॉडी कॉल्ड फ्री फॉल एंड इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब बॉडी फ्री फॉल मूवमेंट कर रही होगी तो ये जो एक्सेलरेशन फील करेगी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So as we know that the value of acceleration due to gravity g small g is 9.8 meter per second square SI unit. So acceleration gained
by an object due to the earth gravitational attraction during free fall, and g this is a reactor quantity because vertically downward रहती है. Independence of mass, mass से independent है, as demonstrated by Galileo in a vacuum. All object light or heavy fall with the exact same acceleration g. ये मास पर डिपेंड ही नहीं है. Now we have the comparative study of calculation of g on the earth surface. Like g का मान जो है 6.673 10 raised to power minus 11, mass 6 in 24 kg, earth radius 6.4 in 10 power 6 meter. We have the formula g capital M small capital G capital M upon r square. Now mass versus weight. So we talk about the mass is the quantity of matter in a body constant everywhere. SI यूनिट kg है. जबकि वेट की बात करेंगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, बॉडी पे लगता है. W इक्वल टू mg है और ये लोकेशन के हिसाब से चेंज हो जाता है. वेरिएशन इन एक्सेलरेशन g. पोल्स या इक्वेटर पे अर्थ क्योंकि फ्लैटेंड है पोल्स पे और इक्वेटर बल्जेस है तो r की वैल्यू इक्वेटर पे ज्यादा होती है r की वैल्यू पोल से. इसलिए g जो होता है वो पोल्स पे ज्यादा होता है एंड इक्वेटर की अपेक्षा पोल्स पे ज्यादा वैल्यू होगी g की. एल्टीट्यूड और डेप्थ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी अर्थ की ये बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो g डिक्रीज होगा. So thank you so much for watching my video. Like and share this channel. Thank you so much.